हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिसना नर्सिंग क्लासेज। मैं अमल सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए नोट सेट 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर। पूरा कंप्लीट पेपर आपको यहां पर मिलेगा विथ ऑप्शन। आप देख सकते हो विथ ऑप्शन विथ रेशनल, अच्छा सा रेशनल मिलेगा मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस का। और विथ आपको ऑप्शन के साथ पूरा पेपर देखने को मिलेगा। ये पार्ट 2 है। इससे पहले अपन पार्ट फर्स्ट डिस्कशन कर चुके हैं जिसमें अपन ने 51 से 50 क्वेश्चन डिस्कशन किया था। इसमें अपन 51 से 120 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, आप नोट सेट का एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, या आप अदर एग्जाम्स यानी कि नोट सेट 2022 या फिर अदर एम्स पटना, GMCH, ESIC, DSIC जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। क्योंकि आपको पुराने पेपर देखने से आपको पेपर का पैटर्न, पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट के पेपर का पैटर्न का आपको मालूम चलता है, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दूं। आप ये पूरा पेपर मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट से ही वेरीफाई किया हुआ है। मोस्ट ऑफ ऑप्शंस उसके वेरीफाइड है, क्वेश्चन की लैंग्वेज वेरीफाइड। अगर फिर भी आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में या ऑप्शन में थोड़ा डाउट लगे या कुछ डिफरेंट लगे, तो प्लीज़ आप भी हमारी हेल्प करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएं कि इतने नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन नहीं था, ये राइट ऑप्शन ये होगा, या क्वेश्चन की लैंग्वेज। सो प्लीज़ आप भी हेल्प करें, हमारे को कमेंट करके जरूर बताएं चीज़। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। ए पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी विथ लॉस ऑफ GI फ्लोरा में चांस ऑफ, देखिए पेशेंट लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी पर है, कोई भी पेशेंट जब लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी पर होता है तो चांस होते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नॉर्मली जो फ्लोरा होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो डेस्ट्री होने के, जिसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट वन। ए पेशेंट हैज क्रोनिक लिवर डिजीज विथ डिस्टर्ब्ड ऑफ कोगुलेशन, कि उसकी कोगुलेशन प्रोसेस डिस्टर्ब्ड है। पेशेंट कौन सा है, क्रोनिक लिवर डिजीज का, उसकी कोगुलेशन प्रोसेस डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से ये हो रहा है, ये हो रहा है विटामिन के की वजह से, क्योंकि विदाउट दैट विटामिन के फॉर्मेशन टेक प्लेस इन लिवर एंड इंटेस्टाइन। क्लियर है। सो इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज बी। ठीक, एक और चीज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं। अगर आपको वीडियो ब्लड दिखाई दे रहा है तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर ही अपने जो ऊपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर ले, ताकि आपको वीडियो क्लियरली विजिबल हो। और अपना मोबाइल लैंडस्केप मोड में रखकर आपको वीडियो वॉच करना, ताकि आपको क्लियरली पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। आप अगर वर्टिकल में वॉच करोगे तो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। हाँ मैंने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्लूइड यूज्ड टू इन्फ्लेट इन यूरिनरी कैथेटर बैलून। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो डाउटफुल रहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो आपको फोलिक कैथेटराइजेशन करते हो, तो विच फ्लूइड्स कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लेट द कैथेटर बैलून। तो इसमें कॉमनली फ्लूइड जो यूज लिया जाता है वो डिस्टिल वाटर हो सकता है, और अपन इससे भी और थोड़ा सा रिलायबल फ्लूइड पर जाएँ तो वो होगा स्टेराइल वाटर। स्टेराइल वाटर यूज करना चाहिए, आइदर इंस्टेड नॉर्मल स्लाइन यूज नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये होता है कि नॉर्मल स्लाइन में क्या होता है, साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और वो क्या होता है, क्रिस्टलाइड हो सकता है, उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े बन सकते हैं। उन छोटे छोटे टुकड़े बनने की वजह से क्या हो सकता है कि बैलून है जो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, और बैलून ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से आपको जब कैथेटर को रिमूव करना होगा तो आप कैथेटर रिमूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैलून डिफ्लेट नहीं होगा। क्लियर है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डिस्टिल वाटर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में स्टेराइल वाटर भी होता है, डिस्टिल वाटर की जगह या यहाँ पर दूसरा और कोई ऑप्शन होता तो आपका स्टेराइल वाटर ही इसमें राइट आंसर जाता। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और क्लियर करवा दूँ कि जो फोलिक एसिड का बैलून इन्फ्लेट करने के लिए हाउ मच ml डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं, तो वो है 10 cc स्टाइल वाटर और डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें 16 नंबर 18 नंबर, इनकी भी अलग अलग थोड़ी बहुत कैपेसिटी में वेरिएशन होता है, लेकिन आइडियली इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 30 cc होती है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि आपको हाउ मच फ्लूइड यूज्ड टू इन्फ्लेट द फोलिक कैथेटर बैलून, देन योर राइट आंसर विल 10 cc स्टाइल और डिस्टिल वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट आर द बेस्ट थिंग टू ब्रेक चेन ऑफ इन्फेक्शन। देखिए इन्फेक्शन चेन को ब्रेक करने की सबसे प्रिंसिपल थिंग क्या होगी, वो आपको सबको पता है, और पता भी होना चाहिए कि हैंड वॉश है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ए लैक्टेटिंग मदर हिस्ट्री ऑफ 4 days फीवर
ए लैक्टेटिंग मदर, देख क्वेश्चन समझना अच्छे से। ए लैक्टेटिंग मदर हिस्ट्री ऑफ 4 days फीवर, 4 दिन से उसके फीवर हो रहा है, वार्मनेस है, टेंडरनेस है, पेन इन द लेफ्ट ब्रेस्ट, ठीक है। तो मैनेजमेंट विच इंक्लूड, देखिए जो ये क्लिनिकल फीचर्स है, फीवर, वार्मनेस, टेंडरनेस, पेन लाइक दैट ना, तो ये फीचर्स क्या है कि मास्टाइटिस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें आपको मैनेजमेंट क्या करना है, अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करवाना है, या वार्म कंप्रेस बिफोर फीडिंग, या मेडिकेशन टू यूज टू कंप्रेस फॉर ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन, इंसिजन एंड ड्रेनेज। आपको मेस्टाइटिस देखो नॉर्मल फिनोमेना होता है, स्पेशली जो प्राइमरी ग्रेविडा जो वुमेन्स होती है, या मोस्ट ऑफ सभी में देखने को मिलता है। मास्टाइटिस का कारण क्या होता है, तो देखो एक सडनली जब मिल्क फॉर्मेशन होने लगता है मदर में, तो मास्टाइटिस होता ही मान कर, और वहाँ पर अगर मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया के ऊपर जाए तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा होता है, स्टेफाइलोकोकस ओराइज, ठीक है। इस कंडीशन में ना तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ना ही आपको अवॉइड करना है, ना ही कोई ऐसी मेडिसिन देनी है जो ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन को सप्रेस करती है, या इंसिजन ड्रेनेज की कोई जरूरत नहीं है। इंसिजन एंड ड्रेनेज की कब जरूरत पड़ेगी, अगर मास्टाइटिस जो क्योर नहीं हुई, मास्टाइटिस किस में बदल जाए, ब्रेस्ट एब्सेस में अगर कन्वर्ट हो जाए तो आपको इंसिजन ड्रेनेज की जरूरत पड़ सकती है। तो इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज अवॉइड वार्म कंप्रेस बिफोर फीडिंग, राइट आंसर इज बी, ठीक है। अब ये नर्सिंग मैनेजमेंट देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, मास्टाइटिस में क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करना है, मेंटेन ब्रेस्ट हाइजीन, अप्लाई हीट और कोल्ड फॉर कंफर्ट, मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क एंड सपोर्ट द ब्रेस्ट बाय वीरिंग ब्रा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस इन 38-year-old लैक्टेटिंग मदर, तो वही आ गया मोस्ट कॉमन कोज क्या हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकस ओराई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सेप्ट, दे कौन सा इनमें से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा नहीं है, वो क्या है अपना हाई डोज ओरल पिल्स, यानी कि OCP इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है। लिवोनोर्जेस्ट्रोल जो कौन सी होती है, अनवांटेड 72, जो आपको पता होगा अनवांटेड 72 में यही साल्ट आता है, लिवोनोर्जेस्ट्रोल 0.75 mg। मिपेप्रिस्टोन, मिजोप्रोस्टोल जो आप MTP किट यूज करते हो उसमें आता है। और IUD भी है जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का एक टाइप से, जो विथिन 5 days में अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट होता है तो आप विथिन 5 days में IUD इंसर्ट करवा सकते हैं और उससे एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। LNG का आपको पता है अनवांटेड 72 में 0.75 की डोज होती है, ठीक है। अनवांटेड 72 0.75 mg ये होती है, आप विथ इन 72 आवर्स में लेनी होती है, जिसमें भी अगर आपको या तो 0.75 mg की अगर डोज ले रहे हो फर्स्ट डोज, तो आपको विथ इन 72 आवर आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ इन 72 आवर्स में आपको एक टेबलेट लेनी होती है अनवांटेड 72 की 0.75 mg की। उसके जस्ट 12 आवर्स बाद में वापस रिपीट करनी होती है 0.75 mg की। एक मेथड ये हो गया, या फिर आप जो विथ इन 72 आवर्स में 0.75 की जगह 1.50 mg की टेबलेट ले सकते हो एक सिंगल डोज, क्लियर है। मिपेप्रिस्टोन मिजोप्रोस्टोल जो MTP किट होता है उसका थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, देखिए यह है हीमोवेक ड्रेन है, कौन सी है, हीमोवेक क्लोज्ड ड्रेन, और कौन सी ड्रेन है, एक्टिव ड्रेन। पूरा ड्रेन का मैं समझाऊंगा आपका, तो यह क्लोज ड्रेन है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा आपके सामने। इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन है, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन शायद ही किसी यूट्यूब वाले ने करवाया होगा। हालांकि हमारे को मेहनत लग रही है पूरी इनको पेपर को कलेक्ट करने में, लेकिन हमारे कोशिश रहेगी पूरा पेपर हम एग्जिट लाएँ। अब यहाँ से देखिए आप सर्जिकल ड्रेन्स आपको देखना है, यहाँ पर सर्जिकल ड्रेन्स दो तरह की होती है, एक्टिव ड्रेन्स और पैसिव ड्रेन्स। एक्टिव ड्रेन्स में वो होती है जिनमें नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करके जो ड्रेनेज आ रहा है किसी भी वुंड से या कोई सर्जिकल साइट से, तो उसको ड्रेनेज को एक्सक्रेट करना है, उसको कलेक्ट करना है, ये होगी एक्टिव ड्रेन, जिसमें नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसमें भी दो तरह की हो जाएगी, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड कौन सी होगी, जेपी वेन, ये जो एग्जाम यहाँ आपको देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, जेपी ड्रेन हो गई, हीमोवेक ड्रेन हो गई जो आपके क्वेश्चन में आई हुई है, और ये होगी पेनरोज ड्रेन, ये जो क्या एक्टिव ड्रेन है ना, सॉरी पेनरोज ड्रेन इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इनकी एक और खासियत, जो क्लोज्ड जो एक्टिव ड्रेन होती है वो कम चांस होता है उनमें इन्फेक्शन होने का, कारण उसका क्योंकि वो क्लोज्ड होती है, क्लियर है। अब ओपन ड्रेन की अपन बात करें, ओपन एक्टिव ड्रेन जिनमें नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर हो, तो संप ड्रेन। संप ड्रेन कौन सी है मैं आपको बता दूं, नीचे डायग्राम में ये रहा, ये संप ड्रेन, ठीक है, इस तरह की संप ड्रेन होती है। अब अगला है इसमें पैसिव ड्रेन्स। पैसिव ड्रेन्स वो होती है जिनमें नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर या सक्शन अप्लाई नहीं किया हुआ था, वो सिर्फ ग्रेविटी या प्रेशर के अंडर, वर्किंग अंडर प्रेशर या ग्रेविटी के अंडर में ही काम करती है। तो उसकी बात करें, क्लोज्ड की बात करें तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हो गई,
जिसमें कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया था। फोली कैथेटर हो गया, वो ग्रेविटी के हिसाब से काम करता है, फोली कैथेटर या NG2 जो भी है। और टी ट्यूब हो गई। ओपन की बात करें पैसिव ड्रेन में तो हो जाएगी पेनरोज ड्रेन, ये जो फर्स्ट वाली दिख रही है पेनरोज ड्रेन, ठीक है। लेकिन और कोरुगेटेड ड्रेन गियरिंग इस तरह की होती है, कोरुगेटेड जिनमें माइनर ये क्या ओपनिंग सी होती है और इस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन इन ओपन ड्रेन्स में क्या होता है कि इन्फेक्शन का ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेथड ऑफ क्लीनिंग द इन्फेक्टेड वुंड विद ड्रेन। देखो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा आया है नहीं आया, आप हेल्प करिए इस क्वेश्चन की लाइन में। अगर आपको एग्जैक्ट इस क्वेश्चन की लाइन पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेथड ऑफ क्लीनिंग द इन्फेक्टेड वुंड विथ ड्रेन और हाउ टू क्लीन साइट फॉर ऑफ सर्जिकल ड्रेनेज। देखिए जो ड्रेन के आसपास की जो साइट है उसको क्लीन करें। पार्टिकुलर अगर अपन सर्जिकल वुंड की बात करें तो सेंट्रल टू पेरिफेरल होगा, उसको क्लीन करने का मेथड होगा। पार्टिकुलर अगर वुंड की बात हो तो सेंट्रल टू पेरिफेरल, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन या टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। अब अगर अब यहाँ सर्जिकल ड्रेन की बात कर रहे हैं तो ये वुंड हो गया और यहाँ पर एक सर्जिकल ड्रेन आ रखी है, तो आपको यहाँ पे सर्कुलर मोशन में इनर टू आउटर क्लीन करना पड़ेगा इसको, सर्जिकल साइट को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। डिपेंड ऑन क्वेश्चंस लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन की अगर आपको लैंग्वेज पता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। व्हेन टीचिंग ए क्लाइंट विथ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज अबाउट फुट केयर ए नर्स शुड इंक्लूड विच इंस्ट्रक्शन। देखिए पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है यानी कि उसके पेरिफेरल एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है। अब वहाँ पर आपको फुट केयर करना है तो क्या इंस्ट्रक्शन आपको पेशेंट को देना? देखिए अवॉइड वियरिंग कैनवास शूज। राइट आंसर का सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कैनवास शूज क्या करेंगे, स्वेटिंग करेंगे या भी प्रेस्पायरेशन की वजह से वहाँ पर वुंड वगैरह होने के चांसेस रहेंगे। आप एक्सप्लेनेशन में अच्छे से पढ़ लेना और पूरा इसमें लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू ICD-10 मोस्ट सीवियर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, सुसाइडल थॉट इज द राइट आंसर है 61A। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज द नॉर्मल सीरम पोटेशियम सबको पता है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी क्योंकि मैं तो थोड़ा जल्दी पढ़ाने पड़ेगा अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप उन्हें समझने के पर्पज से या तो वीडियो को पॉज करके देखें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ए पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 160/80 mmHg। देन व्हाट इज द पल्स प्रेशर ऑफ दिस पेशेंट। देखिए पल्स प्रेशर निकालने के लिए पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है इसका। देखिए पल्स प्रेशर बराबर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा राइट आंसर आएगा 80। सो राइट आंसर इज सी। ए पेशेंट प्लान फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। देखिए एक पेशेंट इसको वो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए प्लान किया हुआ है, तो कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, द प्रायोरिटी नर्सिंग जस्ट अभी प्लान कर रहे हैं यानी कि बिफोर प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या जाएगा? वार्म द डाइलाइसेट सॉल्यूशन बिफोर द प्रोसीजर इज द राइट आंसर। डी की बात करें ऑस्कल्ट एंड पल्पेट फॉर ब्रूट एंड थ्रिल, तो ये क्या होगा? ड्यूरिंग प्रोसीजर होगा। इट शुड बी डन ड्यूरिंग द डायलिसिस प्रोसीजर। ठीक है दोनों ही ऑप्शन राइट है, लेकिन एक पहले बिफोर द प्रोसीजर का एक्शन है और ड्यूरिंग अनदर वन इज ड्यूरिंग द प्रोसीजर का प्रोसेस है एक्शन है। नेक्स्ट वन विच इज द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। यदि गार्डन सिटी की बात करें तो वो कौन सी है? बेंगलोर। ईडन गार्डन स्टेडियम लोकेटेड इन कोलकाता दैट एसोसिएटेड टू विच गेम। ईडन गार्डन किससे एसोसिएटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है, जो कहाँ पर है? कोलकाता में। ए प्रेग्नेंट लेडी 38 वीक्स गेस्टेशन डायग्नोस्ड फॉर एक्लेम्सिया। इन क्वेश्चनों में मेरे को डाउट था तो आप मेरे को एक चीज़ कंफर्म कर देना प्लीज़, ताकि अपनी बुक में तो पेपर प्रिंट होने जाए सब कुछ क्लियर होकर आए। यहाँ मेरे को कंफर्म करा देना एक्लेम्सिया था या प्री एक्लेम्सिया था, ठीक है। बाकी मैंने कई जगह डिस्कशन किया, स्टूडेंटों ने कोई सारे कंफ्यूज भी थे, कई सारे बता रहे थे कि एक्लेम्सिया था, तो इसलिए मैंने इसमें एक्लेम्सिया रखा है। इसमें और नीचे वाले में दोनों में ही कंफ्यूजन था कुछ ऐसा। तो आप तो जैसा भी क्वेश्चन लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग अपन इसका आंसर देखते हैं। ए प्रेग्नेंट लेडी 38 वीक्स गेस्टेशन डायग्नोस्ड फॉर एक्लेम्सिया। ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर शुड असेस विच पैरामीटर एक्सेप्ट। एक ऐसा पैरामीटर जो आपको असेस नहीं करना है और 3 करने हैं। एक्लेम्सिया का पेशेंट है तो वो क्या? टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता एक्लेम्सिया में, ठीक है। उसका डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस भी देखना होता है, नीजर मूवमेंट भी देखने का होता है। हालांकि इतनी इसकी प्रायोरिटी नहीं होती, लेकिन जब उसके रिफ्लेक्सेस डायमिनिश्ड हो रहे हैं किसकी वजह से? क्योंकि अगर पेशेंट एक्लेम्सिया का है तो डेफिनेटली उसके मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी चल रही है, जिसकी वजह से उसके रिफ्लेक्सेस डायमिनिश्ड हो सकते हैं, इसलिए। और यूरिन आउटपुट डेफिनेटली इफेक्ट होता है मैग्नीशियम थेरेपी के साथ में। तीनों ऑप्शन आपको चेक करना, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता। इसका राइट आंसर डी। ए प्रेग्नेंट लेडी 38 वीक्स gestation diagnosed for preeclampsia is receiving magnesium therapy
विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर शुड असेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, इसमें क्या करना, रेस्पिरेटरी रेट। देखिए प्री एक्लेम्सिया का पेशेंट है जो रिसीव कर रहा है मैग्नीशियम थेरेपी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर शुड असेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस। रेस्पिरेटरी रेट मैग्नीशियम थेरेपी में क्या होता है, आपको एक ट्रिक बता दूं, LRC या सबसे पहले क्या होता है, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी रेट का हो जाता है डिक्रीज हो जाती है, और कार्डिक अरेस्ट जैसी कंडीशन भी आ जाती है। ये तीनों क्या होता है, मैग्नीशियम के सीरम मैग्नीशियम लेवल के अकॉर्डिंग होता है। एग्जैक्ट सीरम मैग्नीशियम लेवल की बात करें तो 4 to 6 नॉर्मल होता है, 6 to 10 पर लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है, 6 to 15 से 10 to 15 अगर मैग्नीशियम लेवल होता है तो रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाती है, या मैक्सिमम 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा लेवल हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का, तो क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट के चांसेस भी हो सकते हैं। हालांकि जो मैंने आपको रीडिंग बताई उनमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट। एयरवे क्लियरेंस नहीं होगा। एयरवे क्लियरेंस किस में होता है, जब आपको सीजर आ रहे हो, सीजर से पहले या सीजर के बाद में। ड्यूरिंग सीजर भी आप एयरवे क्लियरेंस नहीं कर सकते, ओनली पेशेंट वॉच कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम द फिजिकल इंजरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसका जो रेशनल देख लेना, अच्छा सा पूरा क्लियर दिया हुआ है। नर्सिंग केयर ड्यूरिंग मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी का पूरा लिखा हुआ है इसमें अच्छे से क्लियरली, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए पेशेंट हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया हैविंग सीजर, देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। प्री एक्लेम्सिया का पेशेंट है, यानी कि उसको हैविंग सीजर आ रही, इट मीन्स कि अभी पेशेंट कौन सा हो गया, एक्लेम्सिया का। ठीक है, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। देखिए पेशेंट को सीजर आ रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। एयरवे क्लियरेंस आप ड्यूरिंग या आफ्टर सीजर कर सकते हैं। पोजीशन द पेशेंट भी आप बाद में दे सकते हैं, पहले दे सकते हैं। लोडिंग डोज भी आप ड्यूरिंग सीजर नहीं दे सकते, आपको बाद में ही देना पड़ेगा। सीजर कुछ समय के लिए हो सकता है दे भी सकते हो ऐसा, लेकिन वो यूँ मानकर ड्यूरिंग सीजर आप उसमें नहीं दे पाओगे यूँ मानकर चलिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन प्रायोरिटी की बात करें तो प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। अगर लॉन्ग टाइम तक अगर सीजर चल रहा है तब आपको ट्राई करना है लोडिंग डोज मैग्नीशियम सल्फेट की, ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट वन, विच आर द एयर क्वालिटी इंडेक्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट इन, कौन सा पैरामीटर जो इसमें नहीं आता, तो वो आता PM2 नहीं आता, बाकी सब पैरामीटर PM10, PM2.5 नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड, ये पैरामीटर्स या ये जो एलिमेंट्स है जो इसमें मेजर करते हैं। बाकी और इसका जो ये टेबल भी दी है, राइट सीक्वेंस ऑफ WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। देखिए इसकी राइट सीक्वेंस क्या, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, ये मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। सीटोसो इसकी ट्रिक है, इस ट्रिक से आप अच्छे से याद रख सकते हो। साइन इन में क्या होता है, साइन इन प्रोसीजर कब, ये टास्क कब पूरा किया जाता है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। टाइम आउट की बात करें जिसमें TO से आपको याद करना है, बिफोर स्टार्ट ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, फॉर एग्जाम्पल बिफोर स्किन इंसिजन। साइन आउट, बिफोर एनी मेंबर्स ऑफ द OT टीम लीव्स द OT रूम। ठीक है, नो टाइम इन स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। ये भी क्वेश्चन शायद फर्स्ट शिफ्ट में था ऐसा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अपने नोट्स जरूर बनाया करो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रिक के साथ में आपको मिल रही है। पर्पज ऑफ नेशनल डिवॉर्मिंग डे, इसका क्या है पर्पज, इराडिकेट इंटेस्टाइन एंड वॉर्म्स। विच असेसमेंट डन बाय LARC, देख कौन सा असेसमेंट, LARC क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्जिबल कॉन्ट्रासेप्शन। ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव जो थेरेपीज होती है उसके लिए है ये। तो उसमें क्या होता है, किसको असेस करते हैं इसमें, कॉन्ट्रासेप्टिव। राइट आंसर क्या जाएगा 1। ठीक है, और LARC में कौन कौन से क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉपर पैरागार्ड यानी IUD होती है, हार्मोनल मिरेना IUD होती है, और कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट होता है। 3 थिंग्स है जो LARC के अंदर इंक्लूड होती है। फॉर्मूला ऑफ मेजर द ET ट्यूब साइज इन चिल्ड्रन, इस फॉर्मूला देखना आपको ET ट्यूब साइज का। इसमें तो आपके सिंपली क्वेश्चन ऐसा पूछा गया ही मानकर चले, लेकिन अगर वो पूछ ले अनकप्ड ET ट्यूब या फिर कप्ड ET ट्यूब, तो दोनों का अलग अलग होता है। आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर से नोट कर सकते हैं, लेकिन अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे एज बटा 4 ईयर प्लस 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए पेशेंट रिटर्न फ्रॉम एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल बाइंडर इज अप्लाइड, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बाइंडर। देखिए बाइंडर का क्या पर्पज होता है, जिससे ही कोई एब्डोमिनल सर्जरी होकर आती है। प्रिवेंट द इंसिजन साइट फ्रॉम प्रेशर ड्यूरिंग कप एंड स्नीजिंग। ठीक है, क्लियर हो गया।
राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए इसमें डी आंसर और दिया हुआ प्रिवेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने हो सकता है ये आंसर किया हो, लेकिन एब्डोमिनल बाइंडर डिस्टेंशन को कंट्रोल नहीं करता। उसका कारण मैं बता दूं, हालांकि कर सकता है लेकिन इतना नहीं। उसका एब्डोमिनल डिस्टेंस है एक इंटरनल मैटर है, बॉडी के जो अंदर का इंटेस्टाइन में रप्चर हो रहा है, या वहाँ गैस एक्यूमुलेट हो रही है, या फिर वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है। क्लियर है। लेकिन इस चीज़ को एब्डोमिनल बाइंडर थोड़ी कम करेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो इसमें राइट आंसर आएगा प्रिवेंट द इंसिजन साइट फ्रॉम प्रेशर ड्यूरिंग कप एंड स्नीजिंग। एब्डोमिनल बाइंडर इज अप्लाइड आफ्टर सर्जरी। पर्पज ऑफ दिस बाइंडर सपोर्ट टू इंसिजन। ठीक है। नॉर्मल पल्स रेट इन इन्फेंट 120 to 160 फीट पर मिनट। पेशेंट विथ ब्रेन इंजरी एंटेरियर मेडुला हैज, पेशेंट विथ ब्रेन इंजरी कहाँ पर इंजरी, एंटेरियर मेडुला में है, हैज डीप इरेगुलर एंड हाइपो वेंटिलेशन। ठीक है। विथ एपनिया, देखिए इरेगुलर, डीप इरेगुलर, हाइपो वेंटिलेशन विथ एपनिया, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज सीन, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज सीन इन दिस पेशेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया बाइटोट रेस्पिरेशन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, अटेक्सिक। अटेक्सिक रेस्पिरेशन जो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डैमेज इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। और क्वेश्चन में हिस्ट्री दी हुई है इंजरी इन द एंटीरियर मेडुला। सो इट्स क्लियर इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज बी बाइटोट रेस्पिरेशन। कुस्मोल रेस्पिरेशन अदर थिंग है जो मोस्ट ऑफ आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह में, या फिर मेटाबॉलिक रिनल फेलियर वाले केसेस वगैरह में देखने को मिलता है। आप यहाँ से और समझ सकते हो। ये देखिए पूरा अच्छे से मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए आप इमेज भी नेट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लो बर्थ वेट बेबी डिस्क्राइब वाइल वेट लेस देन, लो LBW की बात करें तो लेस देन 2500 ग्राम। यहाँ मैंने टेबल में अच्छे से समझाया हुआ है एबनॉर्मल वेट पैरामीटर्स इन न्यूबॉर्न। लो बर्थ वेट बेबी लेस देन 2500 ग्राम से लेकर कहाँ तक 1500 ग्राम तक। वेरी लो बर्थ वेट बेबी 1000 से 1500 ग्राम। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी की बात करें तो बिलो 100 ग्राम। बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि आप जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स या CHO की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम्स की भी तैयारी करेंगे, नोट से 2021 की भी करेंगे, तो आपके लिए मिशन आई बहुत अच्छी गाइड्स लॉन्च कर रखी है। जिसमें सबसे पहले गाइड की मैं बात कर लूँ, मिशन परिचारिका, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी ऑल सब्जेक्ट की। और नोट सेट का जो पेपर आए दोनों शिफ्ट के थ्योरी से बनकर आए। ये एक बार पेपर का काम हो जाए, मैं बुक के स्क्रीनशॉट लेकर PDF वीडियो बनाकर जरूर शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी में से। मोस्ट ऑफ कम से कम 400 क्वेश्चन हो गए नोट सेट में, दोनों शिफ्ट में मिलाकर तो 250-300 क्वेश्चन एग्जैक्ट इस बुक में से, हमारे जो मिशन परिचारिका थ्योरी वाली बुक में, बुक थ्योरी की लाइनों में से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है। तो आप वो बुक डायरेक्ट अमेजन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं नीचे, इन पर भी आप कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट ऑर्डर करवा सकते हैं। इसके अलावा मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें कंप्लीट सभी 2015 से 2021 के प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिलेंगे। मिशन CHO की बात करें तो जो ऑल स्टेट CHO या स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए एक बहुत ही अच्छी गाइड जो भी ट्रेंडिंग में चल रही है, वो आप परचेज कर सकते हैं अगर CHO वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो। मिशन नॉन टेक की बात करें तो उसमें आपको सभी नॉन टेक सब्जेक्ट्स में रीजनिंग, GK, कंप्यूटर साइंस का पूरा मैटर आपको उसमें मिलेगा। तो ये सभी चारों बुक्स आपको कॉम्बो में भी अवेलेबल है, और अलग अलग आपको बाई करनी है तो आप अमेजन फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हो। अमेजन फ्लिपकार्ट से भी अगर कम रेट पर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप डायरेक्ट पब्लिशर, यानी कि जो इसमें नंबर दिए हुए 907900000426, इस पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके अपना ऑर्डर करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ विल यू असेस सीवियर डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसमें रखा भी कंट्रोवर्शियल नाम देकर। इसमें ऑप्शन आ रहे हैं वो पूरे ही कोई भी सीवियर डिहाइड्रेशन के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो आप मेरे को ये कन्फर्म करवाओ कि जो ये ऑप्शन है चारों के चारों ऑप्शन इसमें थे या नहीं थे। उसके बाद में जब हम बुक में देंगे तो इस पेपर को, इस क्वेश्चन को चेक करके दे देंगे। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसकी क्वेश्चन की लाइन सही है और ऑप्शन चारों ऐसे ही थे क्या। ठीक है, तो आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन हैज द साइड इफेक्ट ऑफ पिंकिश ऑरेंज कलर। ये आपको सबको पता है, रेड, पिंक कलर, ऑरेंज कलर कौन करती है, रिफाम्पिसिन।
व्हाट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ द सर्वाइकल कैंसर? HPV, OCP, न्यूलीपेरा, ऑल ऑफ द। राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर मैंने एक इमेज इंसर्ट की है, देखिए सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये सब सारी सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विच ड्रग है कॉन्ट्राइंडिकेट इन हाइपरटेंसिव पेशेंट? देखिए हाइपरटेंसिव पेशेंट की बात करें तो OCP ड्रग है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। प्रोजेस्टेन ओनलिपिल, LNG, लाबेटालोल जो ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटिव नहीं होती है, बाकी OCP में कॉन्ट्राइंडिकेटिव होती है। आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर फॉलोइंग फ्लो चार्ट। देखिए आपके पास फ्लो चार्ट ऐसा आया होगा, काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन तो ऐसा रहता है, क्योंकि ये एक्चुअली इसको क्वेश्चन को समझाने के लिए भी अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ भी मानकर चलिए तो मेरे को भी इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि मेरे को समझाने के लिए कम से कम 1 घंटे क्लास चाहिए। इसमें चारों थिंग्स है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, चारों ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स के टाइप से यूँ मानकर चलिए। तो इनमें क्या होता है कि पेरेंट्स से मेल या फीमेल से जो डिफेक्टिव जीन जो ट्रांसफ़र होता है अपनी संतान में, अपनी चिल्ड्रंस में, तो जब ये डिफेक्टिव जीन फादर से ओनली एक सिंगल पेरेंट से आता है तो वो क्या हो जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, सिंगल पेरेंट से अगर वो आ रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। दोनों पेरेंट्स से अगर डिफेक्टिव जीन आ रहा है तो वो क्या आ जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। अब दूसरी कंडीशन इधर है, अगर जो सेक्स लिंक जो सेक्स जीन होते हैं, अपने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर उनमें डिफेक्टिव है या उनमें वो जीन डिफेक्टिव जीन सेक्स क्रोमोसोम में है और अगर वो एक पेरेंट से आ रहा है तो वो एक्स लिंक का डोमिनेंट हो जाएगा। अगर वो बोथ पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहा है चिल्ड्रन में तो वो क्या हो जाएगा एक्स लिंक का रिसेसिव हो जाएगा। तो इनको समझाने के लिए बहुत लंबी क्लास चाहिए, इसको अपन नहीं समझ पाएंगे इसे। तो आपको यहाँ पर इसको राइट आंसर क्या करना है ऑटोसोमल डोमिनेंट। विच इज़ द हाइएस्ट डैम इन इंडिया? ये क्या हो जाए हाइएस्ट डैम? टिहरी डैम। देखिए यहाँ पर भी बड़ा अच्छा मैं रेशनल लेकर आया हूँ। हाइएस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है? टिहरी डैम, जो कहाँ पर है? भागीरथी रिवर पर है। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है? महानदी ओडिशा में है। ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया की बात करें तो वो कलानाई डैम, वो कहाँ पर है? कावेरी नदी तमिलनाडु में है। बड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन तीनों थिंग्स का आराम से नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में। लिस्ट यूज्ड कैनुला फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का कैनुला जो सबसे लिस्टली यूज किया जाता है क्योंकि बहुत कम डायमीटर होता है इसका। इफ ए पेशेंट वांट डामा व्हाट इज नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी? आपको देखिए डामा से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजी में लेकर आया हूँ जो पहली बार आपको देखने को मिल रही होगी। डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको इतनी सारी जो डेफिनेशंस वो हो जाए। अब इससे पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। इफ ए पेशेंट वांट डामा व्हाट इज द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी नोटिफाई टू द फिजिशियन। राइट आंसर ये हो जाएगा। उसको परमिशन नहीं देनी, उसको अलाउ नहीं करना, उसको ऑल ऑफ द अबव नहीं करना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए लामा, ड्रामा, ओसामा, रामा, मामा, आमा, ओबामा सब की फुल फॉर्म आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये मार्किंग हटा देता हूँ ताकि आपके अगले किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए। हाउ लॉन्ग इफेक्टिव कॉपर टी 380A? 10 ईयर है इसका राइट आंसर। विच वेक्टर को जीका वायरस डिजीज? कौन सा वेक्टर जीका वायरस डिजीज करता है? डेंगू, सॉरी एडिस एजिप्टाई होता है वही जीका वायरस डिजीज करता है। और देखिए एडिस एजिप्टाई यूजुअली ये जो एडिस टाइप वाला तो डेंगू वाला जो मच्छर होता है वही क्या करता है? जीका वायरस बीमारी करता है, जो यूजुअली कब बाइट करता है? वो ड्यूरिंग द डे टाइम। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोनोफिलामेंट सूत्र? थी मोनोफिलामेंट सूत्र की बात करें, मोनोफिलामेंट और एक होता है मल्टीफिलामेंट। एक्चुअली सूत्र की स्ट्रक्चर में होता है कि जिसमें एक ही लेयर हो तो मोनोफिलामेंट, मल्टीपल लेयर हो सूत्र के डायमीटर में तो वो उसका हो जाएगा मल्टीफिलामेंट। तो यहाँ पर एग्जाम की बात है पॉलीडियोक्सिन जिसको अपन PDS भी बोलते हैं, PDS सूत्र, ये कौन सा है? मोनोफिलामेंट। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस टेबल में मोनोफिलामेंट क्या है, मल्टीफिलामेंट क्या है, स्क्रीनशॉट लेकर इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं ताकि आपके आगे के एग्जाम में भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेडिकार्डिया। देखिए ब्रेडिकार्डिया आ गया सबसे पहले ना। देख वार्म ड्राई स्किन और हाइपोटेंशन, सिम्टम्स सजेस्टिव टू न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक? तो अनदर नेम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है उसका अनदर नेम। यहाँ पर मैंने टाइप्स भी दिए हैं, देखिए जो शॉक्स है उसके आप यहाँ से भी अच्छे से क्लियरली समझ सकते हो। अप्रोक्सीमेट पोजिशन फॉर क्रचेज फ्रॉम एक्जिला, तो क्या 2 to 3 फिंगर्स बिलो फ्रॉम एक्जिला इज द राइट आंसर। ये मैंने यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम भी रखा है, देखिए 2 to 3 फिंगर्स के आपको नीचे रखना है जो इसका कर्च का ऊपर वाला हिस्सा है उसको, ताकि क्या एक्जिलेटरी नर्व इंजरी नहीं हो, इसीलिए 2 to 3 फिंगर्स नीचे रखना। क्लियर है? स्लाइट बेंड, आपको कुछ कोहनी वाला हिस्सा यहाँ स्लाइटली बेंड रखना है और आपको जितना भी फोर्स आप लगा रहे हो ड्यूरिंग द एम्बुलेशन
आपको अपने हैंड की ग्रिप पर यहाँ पर फोर्स रखना, देखिए वेट गोज थ्रू द हैंड्स, यहाँ पर आपको पूरा फोर्स रखना। और जो यहाँ पर ये डिस्टेंस रख कर यहाँ पर भी आपको एप्रोप्राइट डिस्टेंस मेंटेन कर ली। मेरे ख्याल से 5 फीट डिस्टेंस कुछ होती है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और जो ये एंगल, इस एंगल की बात करें कोहनी के एंगल की, ये कितना होता है 15 डिग्री का एंगल, 15 डिग्री का एंगल यहाँ पर मेंटेन होना चाहिए। और इस 5 से 6 फीट यहाँ पर डिस्टेंस, सॉरी फीट नहीं, 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर की यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए। ये एप्रोप्राइट, यानी कि करेक्ट टेक्निक ऑफ वॉकिंग की ये वाली है। ठीक है, क्लियर है। विच इज़ द हाइएस्ट मोटोरेबल रोड इन वर्ल्ड है, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए, किसी को नहीं आते, टॉपर को भी नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। टॉपर जो करता है उस वो भी 100 में 100 नंबर नहीं लाता, वो भी 100 में से 75-80 नंबर तक ही पहुंचता है, वो भी 15-20 क्वेश्चन छोड़ कर आता है। तो हमेशा एग्जाम, कौन सा एग्जाम दे, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा जो रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसका वैसे हमने तो नेट वगैरह से हेल्प लेकर इसका राइट आंसर निकाला, सी है मलिंगला। ये फिर कंट्रोवर्सी क्वेश्चन आपके सामने है, इसका भी आपको जो क्लियर करवाने मेरी हेल्प करनी होगी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि इस पेशेंट की, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज सही है या ऑप्शन सही है या पूरा सही है, तो फिर मैं इसके आंसर पर जाएँ। बाकी मेरे को इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर बैठ नहीं रहा, इसलिए मैंने इसको कंट्रोवर्सी क्वेश्चन के हिसाब से आपके सामने रखा है। ठीक है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं इसका क्या एग्जैक्ट आंसर ऑप्शंस थे और क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। इपियोटोमी शुड बी डन एट, जो कल फर्स्ट शिफ्ट में भी मैंने आपको इपियोटोमी का पूरा गणित समझाया था, वहाँ उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया, एपियोटोमी शुड बी डन एट प्रायर टू क्राउनिंग, राइट आंसर हो जाएगा ए। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस नर्स नोट्स दैट द इंसिजन साइड इज रेड, वार्म एंड स्वेलिंग दैट इंडिकेट इन्फेक्शन। विच ट्रॉफी एसोसिएटेड टू फुटबॉल, फुटबॉल से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी है, डुरांड कप। देखिए द डुरांड फुटबॉल टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज डुरांड कप इज एन एनुअल डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन ऑफ इंडिया इन इंडिया। आगा का कप किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है, जो कहाँ पर बांग्लादेश में होता है। रिलायंस कप इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट और चारमीनार ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ एथलीट्स। विनिंग इज टू बी स्टार्टेड एट विच मंथ है, 6 मंथ पर स्टार्ट कर देनी चाहिए विनिंग। अगली बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस एक्सेप्ट, देखिए सभी डिजीज में वायरस की होती है सिवाय स्क्रब टाइपस के। स्क्रब टाइपस क्या होती है, बैक्टीरियल डिजीज है। बाकी जीका, जापानी इंसेफेलाइटिस और डेंगू ये सब क्या है, वायरल डिजीज है। लेकिन स्क्रब टाइपस से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या बोलते हैं, CGHS में भी क्वेश्चन आया था और एम्स वगैरह में क्वेश्चन आता रहता है, तो इसका मैंने पूरा रखा। स्क्रब टाइपस का स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इसका दूसरा नाम क्या है, बस टाइपस। कोस्टियो ऑर्गेनिज्म क्या है, ओरेंसिया टसु गोमिजी। और स्क्रब टाइपस इज स्प्रेड टू पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड चिगर्स, लार्वल माइट्स। स्क्रब टाइपस इज वेक्टर बोर्न जूनोटिक डिजीज एंड स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है। विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर रैपिड टेस्ट फॉर डेंगू, देखिए डेंगू का रैपिड टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, NS1। NS1 क्या होता है, ये NS1 एक प्रोटीन होती है, ठीक है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। NS1 क्या होती है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, जो डेंगू वायरस के अफेक्ट करने के जस्ट बाद में सिम्टम अपीयर होने का टाइम नहीं लेती। जैसे मानकर चलिए आपके डेंगू वायरस से अफेक्ट हो गए, तो आपके ब्लड में, आपके सीरम में ये जो प्रोटीन है NS1 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट हो जाती है या अपीयर हो जाती है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए ही ये जो डेंगू NS1 एंटीजन रैपिड का टेस्ट आया था। ठीक है, ये एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट कह सकते हैं, इसको कन्फर्मेटिव नहीं कर सकते। इसको कन्फर्म करने के लिए हालांकि इसको ही कन्फर्मेटिव मान लेते हैं कई सारी लेबोरेटरीज या हॉस्पिटल्स में, लेकिन इट इज़ नॉट कन्फर्मेटरी। इसके बाद में आपको RT-PCR या कुछ अदर जो सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह है वहाँ पर जाना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये एंटीबॉडी बन गई, सॉरी NS1 एंटीजन बन गया, ये एंटीजन बनने के बाद में कुछ जैसे सिम्टम अपीयर होते हैं तो IgM एंटीबॉडी बनेगी। तो क्या होता है, सबसे पहले NS1 एंटीजन बॉडी में आया आपके, जैसे डेंगू वायरस ने आपको अफेक्ट किया, उसके बाद में IgM एंटीबॉडी बन जाएगी। इट इज़ कन्फर्मेटिव टेस्ट, IgM एंटीबॉडी वाला वो कन्फर्मेटिव होता है। अब इसके बारे में देखिए, इसका NS1 के बाद थोड़ा सा हिस्ट्री लिखा है। 2010 में इंडिया में आया था ये टेस्ट, कहाँ पर, मुंबई में स्टार्ट हुआ था। और कुछ जो आप पढ़ लेना इसमें। व्हाट इज द यूज ऑफ KMC कंगारू मदर केयर, किसको प्रिवेंट करने के यूज किया जाती है, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, राइट आंसर डी। ए पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी सीरम लिथियम लेवल शुड मॉनिटर आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ, देखिए सीरम लिथियम लेवल आपको कब मॉनिटर कर लेना चाहिए, विथ इन 12 आवर्स में। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी PPH कब होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी PPH और सेकेंडरी PPH, पोस्ट पैरेंटल हेमरेज। प्राइमरी PPH ब्लीडिंग या हेमरेज
हेमरेज इन फर्स्ट 24 आवर्स, हेमरेज इन फर्स्ट 24 आवर्स इट इज पर प्राइमरी पीपीएच, हेमरेज आफ्टर फर्स्ट 24 आवर्स, आफ्टर फर्स्ट 24 आवर्स टू 6 वीक ऑफ द पोस्टमार्टम इट इज नाउन एज सेकेंडरी पीपीएच। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना मैक्सिमम चांस ऑफ सियाटिक नर्व इंजरी ड्यूरिंग विच साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन। देख कल भी मैंने समझाया था ये क्वेश्चन, ये इसमें डोर्सोग्लूटियल मसल्स में अगर आपके इंजेक्ट करते हो तो आपके चांस होते हैं सियाटिका नर्व इंजरी होने के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे डेंजर साइट है। डोर्सोग्लूटियल मीन्स डेंजर, तो आपको ये साइड अवॉइड करनी है। आईएम इंजेक्शन लगाते हो तो आपको एक हॉलमार्क निशान बनाना है, जैसे बटक्स मानकर चलो ये बटक्स है, एक साइड की बटक्स है, ये दूसरी साइड की बटक्स है। आपको इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना। बटक्स को क्या करना है, ये बटक्स भी मान कर चलो तो इसको 4 पार्ट में आपको इमेजनरी लाइन कर लेनी है। उसके अपर आउटर जो पार्ट होता है बटक्स का वो सबसे रिलायबल साइट होती है फॉर आईएम इंजेक्शन फॉर टू प्रिवेंट सियाटिका नर्व इंजरी। तो ये डोर्सोग्लूटियल साइट होती है, ये इधर वाली डोर्सोग्लूटियल मसल इधर होती है और जो वेंट्रोग्लूटियल मसल्स है वो इधर ही होती है आपके। तो बेस्ट साइट कौन सी होती है, वेंट्रोग्लूटियल, और डोर्सोग्लूटियल साइट आपको अवॉइड करनी चाहिए। कट पॉइंट ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इंडिकेट द डायबिटीज मेलाइटिस। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम से पूछा जा रहा है बार बार, और आपको यहाँ से क्या करना है कि किसका फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, राजस्थान सीएचओ, यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे। इस क्वेश्चन की बात करें फास्टिंग ब्लड शुगर की तो यह हो जाएगा 126, राइट आंसर इसका सी। अब यहाँ पर देखो मैंने डायग्राम इसका टेबल बनाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल का नॉर्मल 70 to 100 mgdl, 110 mgdl होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा, 110 mgdl होगा। प्री डायबिटीज 110 to 125 mgdl, डायबिटीज मोर देन 126 mgdl। अगर आपको ये रीडिंग आ रही है फास्टिंग में तो आपको फिर OGTT टेस्ट करवा लेना चाहिए। OGTT जो क्या होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो डायबिटीज के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट माना जाता है। क्लियर है? रैंडम ब्लड शुगर लेवल वो होता है जिसमें पेशेंट कभी भी आपके पास ओपीडी में आया या कैजुअलिटी में आया, जिसको पता नहीं कि उसने कब खाना खाया कब नाश्ता किया, तो वो हो जाता है कौन सा, रैंडम ब्लड शुगर लेवल या शुगर टेस्ट। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट वो होता है जिसमें भूखे पेट आप टेस्ट करते हो शुगर का। तो इसमें रैंडम की में अगर अपन बात करें नॉर्मली 80 to 140 mgdl, प्री डायबिटीज 140 to 200 mgdl और डायबिटीज 200 mgdl। क्लियर है? अगर मोर देन 200 mgdl अगर आ रहा है आपको आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर लेवल, जैसे डॉक्टर लिखता है ना कि इसका आरबीएस लेना है, तो आरबीएस क्या होता है, रैंडम ब्लड शुगर लेवल, और एक लिखता है एफबीएस फास्टिंग ब्लड शुगर। ठीक है, इसमें अगर मोर देन 200 से आ रहा है आपका तो आपको OGTT टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि डायबिटीज कन्फर्म हो जाए। कंप्लीट द सीरीज 2, 6, 14, 13, इसका सोल्यूशन देखिए, इसमें 4, 8, 16, 32 ऐसे करते अगली सीरीज आ जाएगी 62, राइट आंसर हो जाएगा सी। विच स्टेट इन इंडिया दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन। सेफ्रॉन क्या होती है, तो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जो सेफ्रॉन को याद नहीं आ रहा मेरे को। तो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, जम्मू एंड कश्मीर। अकॉर्डिंग टू WHO हाइपोथर्मिया इज कंसिडर इन न्यूबॉर्न अकॉर्डिंग टू एक्सिलरी टेम्परेचर, ये हो जाएगा 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको क्या बोलते हैं, कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया, ये नोट शीट फर्स्ट शिफ्ट में कोल्ड स्ट्रेस को का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ से कोल्ड, अब देखिए आपको यहाँ पर सेंटीग्रेड में था लेकिन आपको फ़ारेनहाइट में भी ध्यान रखना, 90.75 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसकी नॉर्मल रेंज हो गई। कोल्ड स्ट्रेस मॉडरेटेड ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड डोज ऑफ एड्रेनलिन यूज्ड इन पीडियाट्रिक्स। देखिए इसमें जो रिकमेंडेड डोज है उसके काफ़ी सारे अकॉर्डिंग टू स्टेज के हिसाब से डायग्राम रखा है मैंने इसमें, इस हिसाब से जो लिपिन कोड की गाइडलाइन है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो इसमें राइट आंसर बी जाएगा 0.1 mg पर kg बॉडी वेट, 0.1 ml और 1/10,000 रेशियो में। ठीक है, यानी एड्रेनलिन जो 1 एम्पूल का अपना इंजेक्शन होता है, 1 mg आता है, 1 mg पर ml, जो 1 एम्पूल होता है ना एड्रेनलिन का, ये ऑलरेडी डाइल्यूटेड होता है कितना, 1000 रेशियो में। ठीक है, अब अपन को इसमें क्या करना होता है, 10 cc में डाइल्यूट करना पड़ता है, फिर उसका 1 cc देना होता है बच्चों में, 10 cc में डाइल्यूट करके 1 cc। अडल्ट में डायरेक्ट अपन ये कई रेशियो यूज़ करते हैं 1000, पीडियाट्रिक में देना होता है तो 10 cc में डाइल्यूट करने के बाद में कितना हो जाता है 1000, तो ये 10,000, 1:10,000 का डाइल्यूशन ही देते हैं। इसका भी कितना देते हैं, 1 ml देते हैं। ठीक है, क्लियर है, यानी 1 ml और 1 या, ठीक है।
या 0.1 mg, 1 ml या 0.1 mg हो गया, इसका 1 ml क्लियर है। ECG चेंजेस इन हाइपोकेलेमिया कंडीशन, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोमिनेंट यू वेव। हाइपोकेलेमिया कंडीशन देखेंगे तो इसमें प्रोमिनेंट यू वेव, इसमें देखिए नॉर्मोकेलेमिया यानी कि नॉर्मल ECG वेव है, या हाइपरकेलेमिया वाली या हाइपोकेलेमिया वाली, दोनों ही कंडीशन पे आप इसमें अच्छे से देख सकते हो। तो अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। क्वेश्चन की बात करें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रोमिनेंट यू वेव, जो ओनली फिर इसी में देखने को मिलती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड विथ कार्पोपेडल स्पाज्म, व्हाट इज इनिशियल नर्सिंग एक्शन। देखिए कार्पोपेडल जो स्पाज्म आते हैं वो हैंड्स में आते हैं जब भी या तो ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो तब, या फिर एक ट्विस्टिंग लाइक स्पाज्म होते हैं, उनको कार्पोपेडल स्पाज्म बोलते हैं। तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ये हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोमैग्नीसीमिया वाली कंडीशन देखने को मिलता है। यहाँ पर नर्सेज का इनिशियल एक्शन क्या होगा, इसमें होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट बोलस, क्योंकि सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सस्पेंस है। सस्पेंस ऐसे है कि ये कार्पोपेडल स्पाज्म आ रहे हैं किसकी वजह से, कैल्शियम की कमी है कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। यहाँ पर आपको देना है कैल्शियम ग्लूकोनेट बोलस देना है या ओवर 20 मिनट देना है। वैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट बोलस भी दे सकते हैं, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है। और बस पोटेशियम क्लोराइड का आपको ध्यान रखना है कि KCl आपको बोलस कभी भी नहीं देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए भी हो सकता है, डी भी माना जा सकता है, क्योंकि उसमें 20 मिनट के हिसाब से है ना। अगर इस क्वेश्चन का कुछ करेक्शन है, इसके ऑप्शन में कुछ चेंजेस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। अब डेली हम इसके ऊपर डिपेंड है, वो राइट आंसर ए मानता है या डी मानता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग एक्शन इन लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो होता है, फर्स्ट स्टेज लेबर, उसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, LAT लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और LAT ट्रांजिशन फेज। फर्स्ट पेज जो होती है, सेकंड थर्ड, यहाँ पर इस पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसमें जो इनिशियल नर्सिंग एक्शन की बात कर रहा है लेटेंट फेज में, फर्स्ट पेज ऑफ द जो फर्स्ट स्टेज लेबर की फर्स्ट पेज होती है लेटेंट पेज, उसमें इनिशियल नर्सिंग एक्शन होगा एम्बुलेट टू द पेशेंट। ठीक है, फर्स्ट फेज जो लेटेंट फेज होती है उसमें आप एम्बुलेट कर सकते हो पेशेंट को, वॉकिंग एंड एम्बुलेशन के लिए इंसिस्ट कर सकते हो या उसका इंस्ट्रक्ट दे सकते हो, पोजिशन चेंज कर सकते हो फॉर कंफर्ट एंड स्लो पेस्ट ब्रीथिंग फॉर रिलैक्सेशन। एक्टिव फेज की बात करें तो यहाँ पर सर्वाइकल डायलेशन 4 to 7 सेंटीमीटर हो जाता है। एक्टिव लेटेंट फेज में 1 to 3 सेंटीमीटर जब वो सर्वाइकल डायलेशन होता है उसको बोलते हैं। 4 to 7 सेंटीमीटर जब सर्वाइकल डायलेशन होता है उस कंडीशन को एक्टिव फेज बोलते हैं, और 8 to 10 सेंटीमीटर जब सर्वाइकल डायलेशन होता है उसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। तीनों फेज किस में होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। जैसे कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है उस यानी कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन से लेकर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी, वो कंडीशन कौन सी होती है, सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर। ठीक है, अब यहाँ लेटेंट फेज में हो गया वॉकिंग एंड एम्बुलेशन। एक्टिव फेज में आपको क्या करना है, काल्म रहना है, क्वाइटली रहना है, रखना है पेशेंट को, और उसमें क्या करना है, बैक एंड सेक्रल प्रेशर देना है, पोजीशन चेंज करना है, और कोई एनाल्जेसिक अगर प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करना है फॉर कंफर्ट। थर्ड ट्रांजिशन फेज की बात करें तो इसमें क्या करना है, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट देनी है पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है, तो आप एक तरह से मतलब मदर है वो लेबर के लिए कम्प्लीटली रेडी हो जाती है। ब्रीथिंग की बात करें तो पैटर्न पेस्ट ब्रीथिंग यूज होती है इसमें पैटर्न पेस्ट, इसमें स्लो पेस्ट या मॉडिफाइड स्लो पेस्ट ब्रीथिंग, और इसमें फर्स्ट स्टेज में स्लो पेस्ट ब्रीथिंग फॉर रिलैक्सेशन। ये यहाँ से क्वेश्चन BHU एम्स PGI जगह काफ़ी जगह क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलें अपन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स से एक्सेप्ट पूछा है तो एक क्लोजापाइन है, ओलांजापाइन है, क्यूटीपाइन है, एल्प्राजोलम नहीं है। एल्प्राजोलम क्या है, एंजियोलाइटिक ड्रग है, ठीक है, जो बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की है। करेक्ट सीक्वेंस फॉर असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर को असेस करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस क्लिनिकल एवोल्यूशन, मेमोग्राम एंड टिश्यू बायोप्सी, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। तो यहाँ पर मैंने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन की जगह अपन ये भी यूज ले सकते हैं, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन लाइक इंस्पेक्शन, पल्पेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो इसमें आ जाएगा। सेकंड थिंग मेमोग्राम आ जाएगा, उसके बाद में आपको ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। देन फोर्थ नंबर पर यहाँ पर भी बायोप्सी लेना है, बायोप्सी में भी कन्फर्म आता है, फिर आपको कुछ आगे वो चीज़ देखनी तो आप MRI भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए पेशेंट कम्स इनटू द इमरजेंसी विथ बर्न इंजरी ऑफ 40%, देन व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा।
देखो 40% का बर्न पेशेंट है, आपके पास इमरजेंसी में आया है, तो इसकी बर्न इंजरी होने के बाद में अपन उसको 3-4 जो फेज़ में डिवाइड करते हैं, उसके मैनेजमेंट को या उसके बाद के एक्शन को। रिससिटेशन फेज़, इसके बाद में अपने जैसे कि एक्यूट फेज़ आती है, फिर रिहेबिलिटेशन फेज़, ऐसे कुछ फेज़ में डिवाइड किया हुआ है बर्न मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर पेशेंट आपके पास बर्न होने के बाद फर्स्ट आपके पास आया है 40% बर्न इंजरी है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा उसका? प्रिवेंट हाइपोवोलेमिक शॉक, क्योंकि जैसे बर्न पेशेंट होता है तो उसमें फ्लूइड लॉस हो जाता है, एडिमा होता है, उसका इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है वो कहाँ जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड वॉल्यूम या प्लाज्मा वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको फर्स्ट 24 आवर्स में आपका फोकस किस पर रहना चाहिए? प्रिवेंशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। आफ्टर 24 आवर्स में क्या होता है, जैसे ही उसका जो रिहाइड्रेशन थेरेपी उसको जब हो जाती है या फ्लूइड वगैरह उसको इंसर्ट हो जाता है, तो बाद में 24 आवर्स के बाद में क्या होता है, इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आफ्टर 24 आवर्स के बाद में अगर क्वेश्चन में पूछे तो प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन, फर्स्ट 24 आवर्स की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक या हाइपोवोलेमिया। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए कॉन्शियस चाइल्ड कम्स विथ एस्पिरेशंस एंड गैस्पिंग, SCP try to ventilation, resuscitation, but he not succeed, then what is the next action on its priority? देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा मेरे पास सस्पेंस लग रहा है, मेरे को इसकी लैंग्वेज थोड़ी सही नहीं लग रही क्वेश्चन की, ऑप्शन भी मैच नहीं खा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने रखा है कि देखो गैस्पिंग में कोई एस्पिरेट कर चुका है बेबी, जो गैस्पिंग में है काफ़ी डीप रेस्पिरेशन कर रहा है, कॉन्शियस है लेकिन चाइल्ड है। ठीक है, कॉन्शियस चाइल्ड है, इट मीन्स कि आप उसको वहाँ पर आप CPR तो नहीं दे सकते। बेबी कॉन्शियस है तो आप CPR नहीं दे सकते। अगर बेबी अनकॉन्शियस होता तो यहाँ CPR था। क्वेश्चन की लैंग्वेज मेरे को डाउट है, मैंने 3-4 स्टूडेंट से कंफर्म भी किया, लेकिन कोई भी इसको सही नहीं बता पाया। आपको अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पता है तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें विथ ऑप्शन। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ का इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई फ्लो ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन में ए नर्स केयरिंग ए बेड-रिटन पेशेंट विद प्रेशर अल्सर टू हार्डली पोजिशन चेंज इन मसाजिंग ए रब एंड रब द बैक बट प्रेशर सो डज नॉट हील्ड, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम? इसमें क्या हो जाएगा, ये कि पेशेंट है जिसके बेड सोर है, उसकी कंप्लीट केयर कर रहे हैं, हार्डली पोजिशन टू हार्डली पोजिशन भी चेंज कर रहे हैं, मसाजिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वुंड हील नहीं हो रहा। तो इसका कारण क्या होता है? इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो वो इंटेक कर रहा होगा पेशेंट, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा C। वॉट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रब नर्स इन OT? इस दो तरह की नर्स होती है OT में, एक होती है स्क्रब नर्स, एक होती है सर्कुलेटिंग नर्स। दोनों के बारे में डिटेल से दिया हुआ है, आप अच्छे से यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा उसको ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे हो जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गिव इंस्ट्रूमेंट टू सर्जन ड्यूरिंग सर्जरी, इंस्ट्रूमेंट या फिर असिस्ट टू सर्जन ड्यूरिंग सर्जरी। राइट आंसर हो जाएगा B। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। देखिए स्क्रब नर्स को दूसरा क्या नाम है? बॉस ऑफ द स्टेराइल फील्ड है, और आप देख लेना इसमें ए पेशेंट इज, देखो ब्रीफली में समझा दो, स्क्रब नर्स वो होती है जो स्टेराइल होती है, मानकर चलिए पूरा वो स्टेराइल फील्ड में वर्क करती है और ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन को असिस्ट करती है। सर्कुलेटिंग नर्स वो होती है जो पूरी OT में घूम घूम कर काम करती है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लाना हो या कुछ भी थिंग्स पकड़ानी हो, टेक ओवर करना हो या देना हो, तो वो बाहर का काम वो देखती है वो सर्कुलेटिंग नर्स। इंस्ट्रूमेंट वॉश करना या इंस्ट्रूमेंट को काउंटिंग करना, इंस्ट्रूमेंट की जो क्लीनिंग करना, ये सब काम किसका होता है? सर्कुलेटिंग नर्स का। स्क्रब नर्स सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन टेबल के पास में, पेशेंट के पास में स्टैंड अप रहती है, स्टेराइल फील्ड में रहती है, और उसको प्रॉपर स्टेरिलिटी मेंटेन करते हुए अपना वर्क करना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। ए पेशेंट इज नॉट एबल टू स्लीप ऑन ड्यूटी नर्स व्हाट विल सजेस्ट टू हिम? देखिए पेशेंट है जो स्लीप नहीं कर पा रहा, तो ऑन ड्यूटी नर्स उसको क्या सजेस्ट करेगी? डू लेस एक्सरसाइज ड्यूरिंग द डे, गिव कैफीन एंड कॉफी बिफोर स्लीप, एडवाइज द एक्सरसाइज बिफोर 2 आवर ऑफ स्लीप, लिस्टनिंग स्लो म्यूजिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिस्टनिंग स्लो म्यूजिक, क्योंकि ड्यूरिंग स्लीप या ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बेड पेशेंट का इन्वायरमेंट काल्म क्वाइट होना जरूरी है। उसमें भी अगर आपको मध्यम आवाज़ का स्लो मोशन के म्यूजिक से अगर आप सुनने को मिलते हैं तो आपकी स्लीप इंड्यूस होगी, पेशेंट सेड्यूस होगा। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल? ये क्या हो जाएगा? हैंड वॉशिंग। ठीक है, तो ये आज का अपने 120 क्वेश्चन थे। अगले पार्ट में अपन लाएंगे 121 से लेकर 180 तक, वो 180 के आसपास क्वेश्चन इस पेपर में, सेकंड शिफ्ट वाले पेपर में कलेक्ट हुए हैं। बहुत मेहनत लग रही है, चारों ऑप्शन लाना, उनको वेरीफाई करवाना स्टूडेंट से, क्वेश्चन को लैंग्वेज भी सेट करना, फिर उनके रेशनल आंसर की बनाना, इतना आसान काम नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पेपर आपके सामने लेकर आएँ। आपकी हेल्प की भी ज़रूरत है इसमें कि आपको कोई ऑप्शंस या कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम
और अच्छा इस पेपर को इम्प्रूव कर सकें, ताकि हमारी बुक में जब भी आने वाले ये आपके सामने मिशन ओल्ड पेपर है 2.0, तो उसमें वो पेपर एक्यूरेसी के साथ आए। ठीक है, इसके अलावा आपको हमारी बुक्स वगैरह के बारे में है ही। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ आपको, देखो GMCH और पटना एम्स की जल्दी टेस्ट सीरीज होने चालू होने वाली है। अभी इन पेपरों में बिजी है नोट शीट के सेकेंडरी शिफ्ट वाले पेपर में, इसलिए टेस्ट सीरीज अपडेट नहीं कर पा रहे, लेकिन जल्दी ही नोट शीट शिफ्ट पटना एम्स, GMCH और अदर एग्जाम्स की DSSB ESIC की टेस्ट सीरीज अपडेट कर देंगे वेबसाइट पर। तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और आप बुक्स भी मंगा सकते हो जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, थ्योरी और क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आंसर, MCQs और नॉन टेक के सब्जेक्ट्स की थ्योरी, और मिशन CHO जिसके लिए आप CHO वगैरह की तैयारी कर रहे हो वो भी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इसका नया पार्ट 3 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नरसेज।